क्लास। आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था। ओके, और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो ट्रांसपोर्ट इट इज अ मींस बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। जब लोग या उनके सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। क्लियर? इन द अर्ली डेज people had to walk and use animals to carry their goods which took lot of time। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग जो है चल के जाते थे, गाड़ियां वगैरह थी नहीं। ओके, तो पीपल यूज टू वॉक और जो भी सामान रहता था वो एनिमल्स के ऊपर लाद के फिर लेके जाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, व्हील जब इन्वेंट हुआ तो उससे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। इजी कैसे हो गया? जैसे कि कार्ड्स बना दिए लोगों ने, फिर वो कार्ड्स खींचे जाते थे एनिमल्स द्वारा। ठीक है, काऊ द्वारा, बफेलो द्वारा। With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ओके, तो नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए। यानी कि सबसे पहले इंजन वगैरह डेवलप हुआ, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियां वगैरह डेवलप होना शुरू हुई। ओके, तो अब लोग जो है ट्रक्स वगैरह में चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में आज भी कुछ कुछ जगह एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। जैसे कि रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है एनिमल्स के थ्रू किया जाता है। ओके, जो भी सामान वगैरह, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये घास वगैरह जो भी ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो वो कार्ट के ऊपर लाद के ट्रांसपोर्ट की जा रही है। ठीक है, ये आज के जमाने का ही पिक्चर है, पुराने जमाने का नहीं है। देख लो पीछे बिल्डिंग्स वगैरह है। ठीक है, तो ये आज के जमाने का पिक्चर है, लेकिन रूरल एरियाज में अगर बात करें तो आज भी कुछ कुछ चीजें एनिमल्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है। और फिर डेजर्ट एरियाज की बात करें तो हमें पता है कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो transportation in desert areas also is used with the help of camel। In our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common। तो हमारे कंट्री में ये सारे एनिमल्स कॉमन है जिस पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। एंड इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, लामाज आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। तो साउथ अमेरिका में लामाज यूज होते हैं। ये पहला पिक्चर देखो लामा का है। एंड याक्स आर यूज्ड इन तिब्बत, तो यहाँ पे सेकंड इमेज याक का है। The early traders from other countries used to take several months to reach India via sea route or land route। तो जो अर्ली ट्रेडर्स हुआ करते थे वो इंडिया आते थे, ठीक है, स्पाइसेस वगैरह लेने के लिए। तो वो आते थे या तो लैंड रूट के थ्रू या फिर सी रूट के थ्रू। लैंड रूट से आते थे, चल के आते थे, एनिमल्स के ऊपर आते थे, घोड़े के ऊपर आते थे। ठीक है, और या तो सी रूट से आएंगे, शिप बोट वगैरह से आते थे। और वो बोट भी ऐसा नहीं कि इंजन और प्रोपेलर प्रोपेलर वाली बोट, वो नॉर्मल सीधी सिंपल बोट होती थी जो कि विंड की वजह से, विंड डायरेक्शंस की वजह से मूव करते थे। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और भी ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट्स हुए। पहले तो व्हीकल्स बने, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ। फिर हमें पता है राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया। ओके, तो जब एरोप्लेन आए तो एरोप्लेन से ट्रैवलिंग जो है और भी ज्यादा फास्टर हो गया। क्लियर? और आज के जमाने में क्या होता है कि यहाँ से यूरोप पहुंचना है तो 6 से 8 घंटे की फ्लाइट होगी और हम यूरोप पहुंच सकते हैं। वही पहले जब इंडिया से यूरोप या फिर यूरोप से इंडिया जब आते थे ट्रेडर्स तो उनको 6 6 महीने का वक्त लग जाता था सिर्फ आने जाने में। ठीक है, सिर्फ आए, यूरोप से इंडिया आए, 6 महीने लग गए। इंडिया से वापस यूरोप जाएंगे, वापस से 6 महीने लग जाएंगे। और आज तो देखो पूरा दिन भी नहीं लगता है, खाली 6 8 घंटे में हम फ्लाइट से तुरंत पहुंच जाते हैं। सो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। टाइम भी बचा और साथ साथ में एनर्जी भी बच जाती है। जैसे कि एरोप्लेन का हमें पता ही है। क्लियर? एरोप्लेन से ट्रैवलिंग एकदम फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो आते ही नहीं है। ओके, मतलब जैसे सिग्नल पे रुकना या कुछ भी ट्रैफिक जाम। एयर ट्रैफिक होता है लेकिन उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जो रहता है वो उसको प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक हाइट पे, पर्टिकुलर हाइट पे फ्लाइट उड़ रही है तो दूसरी फ्लाइट उसी हाइट पे नहीं, उससे ऊपर या उससे नीचे वाली हाइट में उड़ाते हैं। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन के टोटल 4 मीन्स हैं। एक हो गया रोडवेज, फिर है रेलवेज, फिर है एयरवेज, ओके, और फिर है सीवेज। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे रोडवेज और रेलवेज के बारे में। तो रोडवेज स्टार्ट करते हैं। सो कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड्स। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, तुम्हें घर से स्कूल जाना है, क्या तुम फ्लाइट से जाओगे? नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, 10 15 किलोमीटर,
तुम ट्रैवल करोगे बाय रोड, ओके। और 10-15 किलोमीटर के लिए तुम ऐसा भी नहीं कि बाई ट्रेन जाओगे, भाई घर से स्कूल जाना है ट्रेन से। हाँ, हालांकि बॉम्बे में ऐसा होता है। बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन है वो पर्टिकुलर हर एक सब स्टेशन पे रुकती है, ठीक है। तो वहां पे लोग जो है ज्यादातर इसी चीज को यूज करते हैं, जो बॉम्बे रेलवे नेटवर्क है उसको यूज करते हैं, लोकल ट्रेन का। सो मोस्ट शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कॉमनली यूज कौन सा है? रोडवेज यूज करते हैं सभी लोग। रोड भी जो है वो दो टाइप के होंगे। एक होगा मेटल्ड रोड यानी पक्का रोड, और दूसरा होगा अनमेटल्ड यानी कच्चा रोड। तो पक्का रोड तुम्हें मिल जाएगा हाईवेज पे शहर के अंदर, कच्चा रोड मिल जाएगा तुम्हें गांव के अंदर। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। जो प्लेन एरिया है वहां पे काफी ज्यादा डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स है। Roads have also been built in terrains like deserts, forest and even high mountains. तो डेजर्ट्स वगैरह में भी, फॉरेस्ट वगैरह में भी जो है रोड्स बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ का नेटवर्क उतना डेंस नहीं है। डेंस यानी काफी ज्यादा, मतलब रोड्स एक दूसरे को पास करते हैं, ठीक है। बहुत सारे 4 रास्ते 3 रास्ते आते हैं, वैसा नहीं होगा डेजर्ट एरिया और फॉरेस्ट एरिया में। हाँ, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट एक पर्टिकुलर में जहाँ से रोज आना जाना होता है लोगों का, वहाँ पे रोड वगैरह बनाए गए हैं। Manali Leh highway is the Himalayan mountain is one of the highest roadways in the world. So मनाली लेह हाईवे जो है हिमालयन माउंटेन्स में, वो सबसे हाईएस्ट रोडवे है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। ये जो फर्स्ट इमेज है ना, ये मनाली लेह हाईवे का है। देखो यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी होते रहती है। तो इसका जो एलिवेशन है, हाइट जो है ना सी लेवल से काफी ज्यादा है। हमें पता है हिमालय की हाइट है सी लेवल से काफी ज्यादा, ठीक है, 6,000 8,000 मीटर तक। तो जो मनाली लेह हाईवे इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे या फिर अंडरपाथ। तो जो रोड्स अंडरग्राउंड में बनाए जाते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सी हाइट पे रोड है और फिर उसी के नीचे से बाईपास बनाया जाता है, सबवे बनाए जाते हैं, ओके। तो जो अंडरग्राउंड रोड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं या फिर अंडरपाथ कहेंगे। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स। तो हमें तो पता ही है, हम सूरत में रहते हैं, इतने सारे फ्लाईओवर्स है सूरत के अंदर, और इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर सूरत सिटी के अंदर ही है। ओके, तो फ्लाईओवर्स कहाँ बनाए जाते हैं? एक पिलर बनाया जाता है, रेज्ड स्ट्रक्चर मतलब जमीन से ऊपर, और उसके ऊपर ब्रिज बनाया जाता है, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाता है। क्लियर? तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स कैसे होते हैं वो हमने देखा। कच्चा रोड, पक्का रोड, फिर सबवे क्या होता है, ओके, फिर फ्लाईओवर्स क्या होते हैं। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड है, और अलग अलग सिटीज में अलग अलग टाइप ऑफ रोड्स का नेटवर्क है। सूरत के अंदर हम देखेंगे तो एक इनर रिंग रोड है, और अभी काम चल रहा है आउटर रिंग रोड बनाने की, जबकि हैदराबाद में इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड दोनों ही बने हुए हैं। क्लियर? तो अलग अलग सिटीज में अलग अलग टाइप्स ऑफ रोड्स का नेटवर्क है। सूरत में जैसे कि नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स काफी ज्यादा है, तो कभी भी किसी को कोई भी सिग्नल पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। फ्लाईओवर से फ्लाईओवर डायरेक्टली निकल जाते हैं लोग। और जैसे दूसरे सिटीज में बात करें जहाँ पे फ्लाईओवर्स नहीं है, तो वहां पे हो सकता है हर हर 5-6 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद लोगों को सिग्नल पे रुकना पड़ता हो, ठीक है। डू यू नो सेक्शन देखते हैं। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो अब जो है इंडिया में बहुत सारे हाईवेज है, ठीक है, स्टेट हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, एनएच बोलते हैं, ठीक है। NH4 करके एक मूवी भी आई थी। तो नेशनल हाईवेज तो बहुत सारे हैं, और इसी के साथ साथ अभी जो है इंडिया में एक्सप्रेस वे भी काफी सारे बन गए हैं। तो जैसे कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? वो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई एंड अगेन मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट करता है। ओके, और इसी को मतलब 4 साइड है, ओके, 4 वर्टाइसिस है और 4 साइड्स है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। तो एक्सप्रेस वेज पे और ज्यादा फास्ट मूव करती है गाड़ियां, ठीक है, और कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती है। ट्रैफिक और ज्यादा कम मिलेगा एक्सप्रेस वेज पे। सेकंड हमारा टाइप जो आज हम कवर करेंगे वो है रेलवे, छुक छुक गाड़ी, ठीक है। सो रेलवे में सभी ने ट्रैवल किया है। सो रेलवे में क्या होता है? रेलवे हम कब सिलेक्ट करते हैं? जब हमें ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जाना रहता है, ठीक है, मान लेते हैं 7 से 8 घंटे की जर्नी है, ओके, हम गांव जाते हैं, तो हम प्रिफर करते हैं हम रेलवे के थ्रू जाए। सो रेलवेज कैरी हैवी लोड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली।
तो हैवी गुड्स मतलब रेलवे में देखो ये सामान वगैरह भी एक अलग ही लगेज का बॉगी रहता है जिसके अंदर जैसे मान लेते सूरत से कोई टेक्सटाइल यूनिट का कोई पार्सल वगैरह है तो वो सब उसमें रहता है और वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचाया जाता है। और इसी के साथ साथ रेलवे में लोग भी ट्रैवल करते हैं, लोगों के लिए ही, मेन पीपल के लिए ही है रेलवे। ओके, सो लंबे डिस्टेंसेस के लिए लोग प्रेफर करते हैं रेलवेज को। और इवन ये सस्ता भी है, काफी सस्ता है। ओके, सूरत से हैदराबाद जाना है ना, तो खाली टिकट का रेट जो है 600 रुपीज है स्लीपर का। और अगर तुम एसी प्रीफर करते हो तो एसी का कुछ 1200 या 1300 रुपीज है पर पर्सन। क्लियर? तो तुम सूरत से हैदराबाद 600 रुपये में स्लीपर डब्बे के अंदर आराम से सोते सोते पहुंच जाओगे। वही अगर तुम अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो उससे कई गुना ज्यादा पेट्रोल जलेगा, हो सकता है 3-4 हजार रुपए का पेट्रोल जल जाए और फिर तुम गाड़ी से हैदराबाद पहुंचो। क्लियर? तो रेलवे थोड़ा क्या है, चीप है और क्विक भी है। मतलब तुम्हें तो वहां चलाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खाली आराम से बैठना है। ठीक है, जो इंजन ड्राइवर है वो ट्रेन चलाएगा, तो तुम थकोगे नहीं। वही तुम कार लेके हैदराबाद जाओगे तो तुम थक जाओगे गाड़ी चलाते चलाते, जबकि रेलवे में ऐसा नहीं है। Invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. So invention of the steam engine, सबसे पहले steam engine डेवलप हुआ था। ओके, रेलवेज में स्टीम इंजन में क्या होता था, कोयले को जलाया जाता था इंजन के अंदर और उससे जो स्टीम निकलती थी उससे उसका इंजन चलाया जाता था। स्टीम बिकॉज हाई प्रेशर रहती है तो उससे इंजन चलता था ट्रेन का। ओके, और आज के जमाने में क्या है, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन्स। पहले स्टीम इंजन्स यूज होते थे, ठीक है, 1940s 1945 में, ठीक है, तो सारे के सारे स्टीम इंजन थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने इसकी जगह ले ली है। इलेक्ट्रिकल इंजन्स जैसे आजकल जो भी ट्रेन चलती है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं। तुम हमेशा ट्रेन के ऊपर देखोगे एक इस टाइप का एंटीना रहता है जो कि ऊपर वायर को कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बिजली, वो जो वायर है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और वो इलेक्ट्रिक करंट फिर इस इंजन में जाता है और यहाँ की इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो रन करती है। क्लियर? So in places, superfast trains have also been introduced to make the journey faster. कुछ कुछ जगहों पे तो सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे कि हमें पता है बुलेट ट्रेन चाइना वगैरह में। ओके, जापान में है मैगलेव ट्रेन जो मैग्नेट की ट्रैक के ऊपर रन करती है। तो ये बुलेट ट्रेन वगैरह 300 की स्पीड से जाती है, 300 किलोमीटर पर आवर। और जो मैगलेव ट्रेन है वो तो 500 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ ज्यादा ही फास्ट ये ट्रेन जो है मूव करती है। ओके, और बहुत ही कम टाइम में लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करती है। हालांकि इंडिया में भी अभी बुलेट ट्रेन का जो है प्रोजेक्ट आने वाला है और कौन लाने वाला है वो तो पता ही है। ठीक है, अभी तक मतलब काम जो है उसका शुरू हो चुका है बुलेट ट्रेन आने का। हो सकता है अगले 4-5 साल में जो है इंडिया में भी बुलेट ट्रेन आ जाए और लोग जो है अपना टाइम बचा के फास्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। आगे और डिटेल्स देखते हैं रेलवे के बारे में। सो रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। तो जो प्लेन एरियाज है वहां पे रेलवे नेटवर्क बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है। देखो प्लेन एरियाज में रोडवेज रेलवेज बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। प्लेन एरिया यानी क्या, कि जमीन पूरी समतल, ऐसा नहीं कि थोड़ा बीच में पहाड़ आ गया फिर से जमीन समतल आई। ठीक है, रिलीफ फीचर्स कम होने चाहिए। रिलीफ फीचर्स यानी अप्स एंड डाउन्स कम होने चाहिए। ओके, जमीन का लेवल एकदम सेम होना चाहिए सब जगह। तो जब जमीन का लेवल सब जगह सेम होगा ना तो रोडवेज और रेलवेज प्रॉपरली रोड बनाए जा सकते हैं और रेलवे के ट्रैक जो है बिछाए जा सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स आल्सो। लेकिन आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स आ चुके हैं तो उसकी वजह से क्या है कि हम माउंटेन एरियाज में भी रेलवे लाइंस प्रॉपरली ले कर सकते हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो इट इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। एक डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं। द ट्रेन फ्रॉम जीनिंग टू लासा runs at an altitude of 4000 meter above sea level and the highest point is 5072 मीटर। ओके, तो ये जो ट्रेन जो चलती है जीनिंग टू लासा, ओके, उसकी जो एल्टीट्यूड है वो 4000 मीटर है। सी लेवल से 4000 मीटर की हाइट पे ये ट्रेन चलती है। ठीक है, तो ये जो रेलवे ट्रैक्स है वो काफी ज्यादा हाई एलिवेशन पे जो है बिछाए गए हैं और वहां पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, 5072 मीटर का। एक और डू यू नो सेक्शन है हमारे में। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया
टू व्लादिवोस्तोक इन द पैसिफिक कोस्ट। तो देखो ये रशिया का मैप है, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है। ओके, तो ये जो डॉट डॉट करके रेलवे ट्रैक दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, ठीक है, और ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है और ये यहाँ तक है, ठीक है, व्लादिवोस्तोक तक। तो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम, सबसे लॉन्गेस्ट है ये। मतलब एक स्टेशन, इनिशियल स्टेशन से फाइनल स्टेशन जो है, ये काफी ज्यादा लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, पैसिफिक पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट सीवेज एंड एयरवेज जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।